मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य परीक्षा की डेट बिल्कुल सिर पर आकर के मंडरा रही है। 21 अगस्त आ ही गई। अब क्या है, पहुंच ही गई। आप बिल्कुल तट पर आ गए हैं। बस नाव से उतर करके तट पर पैर रखने की ही तो देरी है। मुख्य परीक्षा आ चुकी है, आनी ही थी। यदि आप सिविल सर्वेंट बनने का सपना देख रहे हैं तो याद रखिए कि एक दिन ऐसा होगा ही होगा कि आप मुख्य परीक्षा में बैठ रहे होंगे। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वह विषय है मुख्य परीक्षा की मनोवैज्ञानिक चुनौतियां। जो सबसे महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक चुनौती होती है, मैं आज उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो सामान्यतया मैंने क्या पाया है, ज़्यादातर स्टूडेंट होंगे जो मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ रहे होंगे, लेकिन वे मेरे इस लेक्चर को सुन रहे होंगे। तो उनके दिमाग में कौन सा थॉट आएगा? उनके दिमाग में यह विचार आएगा कि अरे यार, हमें तो एग्जामिनेशन में बैठना ही नहीं है, तो सुनने से क्या फ़ायदा है। देखेंगे, जब कभी मेंस में बैठना होगा तब सुन लेंगे। बस यही सबसे बड़ी कमजोरी है, यही सबसे खतरनाक डिसीजन है जो आपको सिविल सर्वेंट बनने से रोकेगा। यस दोस्तों, उस समय सुनकर के आप क्या करेंगे? ये कोई पेन किलर की दवाई नहीं है कि आपको दे दी और आधे घंटे में आपका सिर दर्द गायब हो गया। ये धीरे 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 डेवलप होने वाले गुण हैं। ये आपके अंदर इनकलकेट होते हैं, आपकी चेतना में और आपके व्यक्तित्व में धीरे धीरे रिसते हैं। तब जाकर के वे अपना कमाल दिखा पाते हैं। अदरवाइज केवल सुनने भर से कुछ नहीं होता। दोस्तों, ये बात मैंने सिर्फ इसलिए कही है कि यदि आप मुख्य परीक्षा में न भी बैठ रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको इसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और यदि आप सच में सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आत्मसात करके इसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब इसी विषय पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। सबसे पहले तो जो विद्यार्थी, जो एस्पिरेंट्स मुख्य परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं, उन्हें मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत और बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। शुभकामनाएं इसके लिए प्रेषित करता हूं और इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि हे ईश्वर, जितने भी एस्पिरेंट्स एग्जामिनेशन में बैठ रहे हों, आप उन्हें ऐसी शक्ति दें कि वे अपनी बुद्धि की स्थिरता को कायम रख सकें। जी हाँ, बुद्धि की स्थिरता को कायम रख पाना मुख्य परीक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है। ये चुनौती क्यों है? ये चुनौती दोस्तों इसलिए है क्योंकि 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज भी आपके लिए चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन आप उसमें उतने ज़्यादा संवेदनशीलता का एहसास नहीं करते हैं। मुख्य परीक्षा थोड़े से हायर सेंसिटिव जोन में आपको ले जाती है और जब आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे तब तो आप हाईएस्ट सेंसिटिव जोन में होंगे, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां संवेदनशीलता की जो तरंगे हैं वो पूरी ताकत के साथ मंडरा रही हैं, आपको घेरे हुए हैं। और जब आप हाई सेंसिटिव जोन में होते हैं तो दुर्भाग्य की बात है कि वहीं सबसे ज़्यादा शक्ति और मजबूती की ज़रूरत पड़ती है और ये जो सेंसिटिव जोन है वही हमें सबसे अधिक कमज़ोर बना देती है। ये बिल्कुल विरोधाभास है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि कैसे ऐसे क्षणों में हम अपने आप के अंदर की मजबूती को कायम रख सकें ताकि हमारा इनर बैलेंस बना रहे। दोस्तों, ये जो मैच है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कोई अगर आप मैच मान लें तो ये नॉट आउट की तरह है।
अगर आप एक भी स्टेज में फेल होते हैं तो सीधी सी बात है कि आप उससे बाहर हो जाते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मान लीजिए कि मुख्य परीक्षा में किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, बहुतों का सिलेक्शन नहीं भी होगा, तो ऐसा नहीं है कि अगली बार उन्हें सीधे मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाएगी, उन्हें फिर से प्री में बैठना पड़ेगा। ये तो इंटरव्यू तक में होता है। अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता तो फिर से शुरुआत कीजिए आप, और अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और आप अपनी रैंक को बेहतर बनाने के लिए बैठना चाहते हैं तब भी प्री से बैठिए। ये है नॉट आउट मैच, और चूंकि मैच नॉट आउट है तो आपकी ये सेंसिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो दोस्तों, हर स्टेज पर आप सेंसिटिव जोन में होते हैं। सेंसिटिविटी की जो डेप्थ है, जो उसकी सघनता है, वो कम अधिक होती रहती है, लेकिन होता तो ये सेंसिटिव जोन ही है। तो दोस्तों, अब मैं मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके आपको कुछ सुझाव देने जा रहा हूँ। आपके सामने पेपर आएगा। लेंदी पेपर तो होता नहीं है जितना प्री का होता है। फटाफट आप पढ़ लेंगे पेपर को। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि पहले आप पूरा पेपर पढ़ लें। 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस 10 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस 15 नंबर के होते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 20 क्वेश्चंस करने होते हैं। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस थोड़े कम शब्दों के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा शब्दों के होते हैं। कुल मिलाकर के जो करने होते हैं वो 20 क्वेश्चंस होते हैं। उसे पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप समय के दबाव को बिल्कुल महसूस मत कीजिएगा, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन की स्मृतियाँ आपके दिमाग में है, आप उसे यहाँ लेकर के मत आइए। यहाँ समय का दबाव उतना अधिक आपके पास नहीं रहेगा। उसका कारण यह है कि 20 में से 20 क्वेश्चंस आप बनाने वाले नहीं हैं, किसी से नहीं बनते हैं। उसमें से कुछ बहुत अच्छे बन जाते हैं, कुछ सामान्य श्रेणी के बनते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि छोड़ने से ज़्यादा अच्छा है यार कि कुछ तो लिख करके आ जाओ। इसलिए समय के दबाव से आप अपने आप को मुक्त रखिएगा। दोस्तों, जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत कठिन लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि आसान से लगे, और फिर पेपर के बारे में आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन बनेगा कि ये जो पेपर है ये कठिन है या सरल है। इस विचार को आप अपने दिमाग से तुरंत निकाल के फेंक दीजिएगा, और इस तर्क के आधार पर उसे निकाल के फेंक दीजिएगा कि मैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहा हूं ना। अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, और अगर इजी है तो सबके लिए इजी है। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर कठिन आया है या पेपर सरल आया है। जैसा भी आया है, जैसे एक बॉलर अगर बॉलिंग कर रहा है और आप बैटिंग कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि कोई बात नहीं, बॉल आने दो, मैं उसका मुकाबला करूंगा, दैट्स ऑल। वही एटीट्यूड आपका यहां रहना चाहिए। तभी आप अपनी जो फाइटिंग स्पिरिट है उसे आखिरी तक बना करके रख पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फाइटिंग स्पिरिट को, या कह लीजिए कि किलिंग इंस्टिंक्ट को, अंतिम क्षणों तक बना करके रख सकें, ताकि कुछ न कुछ तो लिखने की स्थिति बनी रहे। अदरवाइज आप फिर अर्जुन की तरह सरेंडर कर देंगे, आपका शरीर ढीला पड़ जाएगा, चेतना शून्य हो जाएगी, इससे बात नहीं बनेगी। तो जो सरल और कठिन, इस तर्क को आप बिल्कुल किनारे कर दीजिए। जब आप इसको बिल्कुल किनारे कर देंगे तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे, बिल्कुल विद इन ए मिनट, अंदर से आप शांत होने लगे हैं, कूल एंड काम महसूस करने लगे हैं। पहले कूल और काम महसूस करेंगे, इसके बाद आपका जो इनर बैलेंस है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब आप लिखना शुरू कर दीजिए, हड़बड़ा के मत लिखिए, लिखना शुरू कर दीजिए। जिन प्रश्नों को आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से टैकल कर पाऊंगा, इन उत्तर बहुत अच्छे से दे पाऊंगा, आप उन्हें पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। हालांकि उसमें 1 2 3 4 आपकी कॉपी में रहते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 9वां प्रश्न हल करना है तो आप 9वें उस पेज पर चले जाइए जहां 9वां प्रश्न मेंशन किया हुआ है, आप उसे लिखना शुरू कर दीजिए, लिखते जाइए। टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि जो प्रश्न बहुत अच्छे बन रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा समय लगा दें कि जो सामान्य श्रेणी के बनेंगे उनके लिए फिर कोई टाइम ही नहीं रह जाए। क्योंकि अभी आप जो उत्तर लिख रहे हैं उसके तो उत्तर आपके दिमाग में है, उन्हें फटाफट लिख लेंगे, लेकिन जो सामान्य श्रेणी के जिनके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा वो ज़्यादा समय की मांग करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न बहुत इतना अच्छा बन रहा है, इतना अच्छा बन रहा है कि पता लगा कि उसमें आप डबल टाइम लगा रहे हैं, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, फिर आप टोटल नुकसान में रहेंगे। उन्हें दीजिए और कोशिश कीजिए कि कोई भी प्रश्न छोड़े नहीं। देखिए,
जो जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें तो आप सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल कर ही सकते हैं और सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। निबंध में तो समय की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम होता है। वहाँ तो आप समय के दबाव में बिल्कुल होते ही नहीं हैं। इसीलिए समय के दबाव को अपने दिमाग का आधार मत बनाइएगा। इससे होता क्या है कि आपका जो इनर बैलेंस है वो गड़बड़ाने लगता है और इसका अंततः आपको नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, गीता के इस सिद्धांत को याद रखिए। यह आप यूं कह लीजिए कि यह मेरी अंतिम बात है आज के इस लेक्चर की, कि मुझे अपना काम करना है क्योंकि इसी पर मेरा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्तु। इसका क्या रिजल्ट आएगा इस पर मेरा अधिकार नहीं है। माँ फलेषु कदाचन, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। तो जिस पर मेरा अधिकार है ये मेरा धर्म बनता है, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि अपने उस अधिकार क्षेत्र का मैं भरपूर इस्तेमाल करूं और अपने धर्म को निभाऊं और अपने काम को बहुत अच्छे से करना ही गीता के अनुसार धर्म को निभाना होता है। अगर मैंने अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाया है तो विश्वास कीजिए कि मुझे उसका फल भी उसके अनुकूल मिलेगा। इस पर भी आपको संदेह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस विषय के बारे में अब बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को एकेडमी की पूरी टीम की ओर से मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने के इस चरण को भी आप बड़े प्रसन्नता के साथ, सफलता के साथ पार कर सकें। तो दोस्तों, इस लेक्चर के बारे में आज बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।